बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज टॉप सीक्रेट्स मेडिसन। स्टार्ट करते हैं ब्रूसिलोसिस। जो ब्रूसिलोसिस होता है इसमें क्लासिकल हिस्ट्री मिलती है। फार्मर होता है, स्विंगिंग टेम्परेचर या फीवर होता है, साथ में आपको लिम्फेडिनोपैथी, सप्लीनोमेगाली, लो प्लेटलेट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो जो ब्रूसिलोसिस होता है ये गोट के मिल्क से या मीट से देखने को मिलता है। लो ग्रेड अनड्यूलेटिंग फीवर, अनड्यूलेटिंग स्विंगिंग फीवर, अनड्यूलेटिंग फीवर की हिस्ट्री मिलेगी। और मेल में स्क्रोटल पेन भी देखने को मिल सकता है। फार्मर में होता है और टेंडर हिपाटोसप्लीनोमेगाली होती है। डायग्नोसिस कैसे बनाओगे? माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट है, याद करना। माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट लेप्टोस्पायरोसिस में भी करते हैं। इसके अलावा ब्लड कल्चर करा सकते हैं, CDHT टेस्ट करवा सकते हैं, ब्रूसिलोजन स्किन एंटीजन टेस्ट करवाते होते हैं। क्यों मुझे बता सकता है कि CDHT की क्या एब्रीवेशन होती है विदाउट यूजिंग एनी गूगल? अच्छा, डायग्नोसिस के लिए क्या करते हैं? डायग्नोसिस के लिए आपको बता दिया कि माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट, उसको याद रख लेना, जो कि लेप्टोस्पायरोसिस में भी होता है। सही है। और इसके अलावा जो ड्रग होती है, ड्रग में आपने याद रख लेना है डॉक्सीसाइक्लिन और रिफेम्पिन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चिल्ड्रन में और प्रेग्नेंट फीमेल में आप डॉक्सीसाइक्लिन नहीं दे सकते, तो आपने रिफेम्पिन तो देनी ही देनी है, लेकिन साथ में कोट्रिमॉक्सोसोल दोगे। इन शॉर्ट के DR और CR दे दोगे। CR, चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट फीमेल में CR और अडल्ट में आप DR दे दोगे। इसके बाद है लेप्टोस्पायरोसिस। जो ब्रूसिलोसिस था वो गोट मिल्क से होता था, जबकि लेप्टोस्पायरोसिस सैवेज वर्कर में आता है, डीवियम में या यूरिन ऑफ रैट्स में देखने को मिलता है। इसमें आपको मैंने क्लासिकल बताया था कि फीवर होगा, एक्यूट लीवर फेलियर होगा और एक्यूट किडनी फेलियर हो जाएगा, यानी जॉन्डिस और ओलिगोयूरिया, और साथ में फीवर होगा। सब कंजक्टिवल हेमरेज करवाता है, हेपाटोसप्लीनोमेगाली कराता है। डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे? यूरिन एंटीजन के लिए एलाइजा को देखेंगे, लैक्टोडेप्सिक टेस्ट कराते हैं, लेकिन जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है वो माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट है, उसमें IgM वगैरह को देखते हैं। इसके अलावा PCR भी कराते हैं। अब PCR फर्स्ट फेज में आप CSF और ब्लड पे करते हैं, और सेकंड फेज में PCR आप यूरिन के ऊपर करते होते हैं। क्लियर? ठीक हो गया। ट्रीटमेंट के लिए क्या होगा? एमोक्सिलिन या पेनिसिलिन देते हैं और डॉक्सीसाइक्लिन देते होते हैं। क्लियर? और स्टेरॉइड ऐड करेंगे। पहले आपने पेनिसिलिन लिखना है, फिर डॉक्सीसाइक्लिन लिखना है, और स्टेरॉइड ऐड करेंगे, फोर्स ऑफ कंजक्टिवल हेमरेज है। इसके बाद सिफिलिस है। सिफिलिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। इसमें प्राइमरी सिफिलिस होता है, जिसमें आपको चैनकर और लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलती है, दोनों पेनलेस होती है। सेकंड में आपको पेनलेस जनरलाइज रैश होता है। टर्शरी के अंदर आपको गुम्बास, CNS और सीवियस लीजन आपको देखने को मिलती है। नॉन स्पेसिफिक टेस्ट सिफिलिस में आपको VTRL, RPR देखने को मिलता है, और स्पेसिफिक में FTA, ABS एंजाइम इम्यूनो ऐसे होता है। तो सिफिलिस के लिए ड्रग यूज करते हैं। प्राइमरी सिफिलिस के लिए प्रेग्नेंट में बेंजाथीन पेनिसिलिन है, और न्यूरोसिफिलिस में आप इस्तेमाल करते हैं प्रोकेन पेनिसिलिन है, साथ में डॉक्सीसाइक्लिन भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। ये किसिंग डिजीज होता है। ठीक हो गया। इसमें क्लासिकल ट्राइड होता है, फीवर का, सोर थ्रोट का और पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी का। तो अगर आपको पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी मिल रही है, फीवर है, सोर थ्रोट है, सप्लीनोमेगाली है, और पायलट के ऊपर पेटिचिया मिल रही है, तो आपने इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस पे जाना होता है। डायग्नोसिस के लिए आप हीट्रोफिल एंटीबॉडी को देखोगे। अब हीट्रोफिल एंटीबॉडी को देखने के लिए दो टेस्ट करवाते हैं। पॉल बर्नल टेस्ट है, और दूसरा आपका आ जाएगा लाइक दूसरा था मेरे ख्याल से मोनोस्पोट टेस्ट है। जो मोनोस्पोट टेस्ट है इसमें हॉर्स के RBC एग्लूटिनेट होते हैं, और पॉल बर्नल टेस्ट होता है, इसमें आपके शीप के RBC एग्लूटिनेट होते हैं। क्लियर? और बाकी आप एप्स्टेन बार वायरस की एंटीजन डिटेक्ट कर सकते हो। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर करा लोगे तो आपको एटिपिकल लिम्फोसाइट मिलेगा, एक्टिवेटेड CD8 T सेल मिलते होते हैं। ओके। अब इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस का सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, बट गिव एसाइक्लोविर इन केस ऑफ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है। एसाइक्लोविर देनी होती है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है मेन वैसे। और आपने कहना होता है कि आपने कोई स्पोर्ट्स वगैरह आपने ये नहीं करनी होती, क्योंकि सप्लीन रप्चर हो सकती है। इसके बाद है निमोसिस्टिक जिरोविकाई। निमोसिस्टिक जिरोविकाई में क्या होता है? एड्स का पेशेंट होता है, उसको एटिपिकल नमूनिया होगा, मतलब बायलैटरल इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट होगा, और CD4 काउंट 200 से कम देखने को मिलता है। डायग्नोसिस के लिए आप सिल्वर स्टेनिंग करते होते हैं। ठीक है? ऑर्गेनिज्म को कल्चर करोगे, पहले एक्सरे करा लोगे, आपको इंटरस्टिशियल बायलैटरल इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट मिलती है, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस मिलता है। बाकी आप ऑर्गेनिज्म को ब्रोंकोअल्वियोलर लिवाज में देख सकते हैं। LDH आपको ज्यादा देखने को मिलता होता है। क्लियर? या स्पुटम एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है? अच्छा, ट्रीटमेंट के लिए प्रोफाइलैक्सिस के लिए दोनों के लिए ट्राइमिथोप्रिम सल्फामिथोक्सासोल होता है। ठीक है? अगर माइल्ड है तो ट्राइमिथोप्रिम सल्फामिथोक्सासोल, जिसको कोट्रीमॉक्सोसोल कहते हैं, और अगर सीवियर है तो आपने डेप्सोन देनी होती है। और याद रख लेना कि जब भी PaO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 60 से कम हो गया है, सैचुरेशन 90 से कम हो गया है, तो आपने स्टेरॉइड देनी होती है, या पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देनी होती है। नेक्स्ट है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस। क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस जब होता है, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस भी होता है, जब CD4 काउंट 100 से कम हो जाती है। क्लियर? अब इसका डायग्नोसिस कैसे बनाओगे? CSF का कल्चर करोगे, और इसके आप स्टेन यूज करोगे, इंडियन इंक स्टेन यूज करोगे, और कैप्सुलर एंटीजन को देखोगे, इंडियन इंक स्टेन आप देखोगे CSF के अंदर। और ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है? एम्फोटेरिसिन बी और फ्लूसाइटोसिन आपने 2 हफ्ते तक चलानी है, यानी 2 दवाइयां 2 हफ्ते तक चलानी है। फिर फ्लूसाइटोसिन आपने मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल करनी होती है, आई थिंक 4 वीक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब तक ये CD4 काउंट 100 से ऊपर ना चला जाए। इसके बाद लिशमेनियासिस है। लिशमेनियासिस सैंड फ्लाई से ट्रांसमिट होता है, फेयर स्किन में देखने को मिलता है, लाइक बलोचिस्तान के और कश्मीर के लोगों में देखने को मिलता होता है। जो है ना लिशमेनियासिस वाला, लिशमीनिया डोनोवानी की वजह से होता है। ये जो पैरासाइट है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में एंटर हो जाता है, वहाँ पे हिपाटोसप्लीनोमेगाली करवाता है, बोन मैरो सप्रेशन करवा देता है। सही है? तो
इसके लिए डायग्नोसिस के लिए हम स्प्लीन की बायोप्सी लेते हैं और स्प्लीन की बायोप्सी लेते हैं एमास्टिगोट्स के लिए। एमास्टिगोट और लेशमैनियन स्किन टेस्ट करा लेंगे। तो मेन क्या है, स्प्लीन की बायोप्सी लेना एमास्टिगोट के लिए और लेशमैनियन स्किन टेस्ट करा लोगे। अगर सीबीसी कराओगे आपको पैनसाइटोपिनिया मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्प्लीन में गैली हो रही है। सही हो गया, क्लियर। ट्रीटमेंट के लिए क्या होगा, सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट होगा। अगर उससे काम नहीं कर रही तो आपने एम्फोटेरिसिन भी देनी होती है और पैरामाइसिन देनी होती है। तो सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट फर्स्ट पे देना है और अगर नहीं काम करे तो आपने एम्फोटेरिसिन भी देनी होती है। क्लियर, उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा। इसके बाद है कोलेस्ट्रीडियम टेटेनी। कोलेस्ट्रीडियम टेटेनी का क्लिनिकल डायग्नोस होता है। इसमें आपको कन्वर्जन देखने को मिलती है, लॉग चा होता है, कोई एक्सीडेंट की हिस्ट्री होती है, लॉग चा ट्रिस्मस होता है। इसके अलावा राइजस ऑर्टोनिकस ओफिस्टोटोनस होता है। अब ट्रीटमेंट के लिए निमोनिक है सैड रैट्स, एस से सिडेशन, ए से एंटीटॉक्सिन देते होते हैं। सही हो गया। और डी से आपका आ जाता है, डी से आपकी लाइक आ जाती होती है डिब्राइडमेंट करते होते हैं। आर से रिलैक्सेंट हम देते होते हैं। सही है। अच्छा, एंटी टेटनस की जो डोज है ना वो तकरीबन होती है 50 से लेकर 1 लाख तक होती है, जबकि टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन की जो डोज होती है वो 3 से लेकर 6000 होती है। अगर सैड रैट्स में एक्सप्लेन करा था। सिडेशन, ए से एंटीटॉक्सिन आ जाएगा, डी से डिब्राइडमेंट करनी है आपने वुंड की, आर से रिलैक्सेशन करनी है क्वाइट रूम के अंदर, ए से एंटीबायोटिक है लाइक मेट्रोनिडाजोल या पेनिसिलिन दे सकते हैं, बेंजाइल पेनिसिलिन है, टी से ट्रैकियोस्टोमी या एयरवे को मेंटेन करते हैं और एस में स्पाज्म को कंट्रोल करते हैं डायज़ेपाम से। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल सूडोमोनास कोलाइटिस करवाता है। पहले कोई पेशेंट एंटीबायोटिक यूज कर रहा होगा, फिर उसके बाद ब्लडी डायरिया आ जाएगा, तो सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस होता है। इसमें स्टूल के टॉक्सिन्स क्लोस्ट्रीडियम टॉफिसिल टॉक्सिन ए एंड बी को देखते हैं। ट्रीटमेंट क्या होगा, ओरल मेट्रोनिडाजोल होगा। लेकिन अगर वैसे आईवी मेट्रोनिडाजोल होता है या ओरल वेंकोमाइसिन दे सकते हैं। ठीक है, अगर रिकरेंस हो रहा है तो आपने ओरल मेट्रोनिडाजोल या आईवी मेट्रोनिडाजोल दोबारा दे देना है। इसके अलावा आईवीआईजी, रिफेम्पिन है या फ्यूसिडिक एसिड है। नेक्स्ट है, अगर कोई एड्स वाला पेशेंट है, CD4 काउंट 100 से कम हो गया है, 100 से कम हो गया तो आपने टोक्सोप्लाज्मोसिस को रट्टा मार लेना है। ठीक है, और एड्स वाले पेशेंट में अगर आपको मल्टीपल रिंग इनहांस लीजन आपको देखने को मिल रही है तो टोक्सोप्लाज्मोसिस आपके जहन पे आना चाहिए। ठीक हो गया, टोक्सोप्लाज्मोसिस। और डायग्नोसिस कैसे बनाओगे, आईजीएम और आईजीजी के लेवल को देखोगे और इसको ठीक करने के लिए पैरामिथामिन, सल्फर डियाजिन और फोलिनिक एसिड दे दोगे। अगर कोई मैस इफेक्ट है, बस सेरिब्रल एडीमा है तो डेक्सामेथासोन दे दोगे और इसकी प्रोफाइलैक्सिस के लिए भी आप कोट्रिमोक्सासोल इस्तेमाल करोगे। वन सेकंड, ट्राइमिथ सल्फर डियाजिन है, पैरामिथामिन और फोलिनिक एसिड इस्तेमाल करोगे। अगर किसी पेशेंट को मल्टीपल रिंग इनहांस लीजन है और सीजर हो रहा है, सीटी स्कैन पे मल्टीपल रिंग इनहांस लीजन है, सीटी स्कैन पे वो सीजर्स है, तो टीनिया सोलियम है, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस है, एड्स का पेशेंट है 50 से कम है तो आपने प्रोफाइलैक्सिस माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलर कॉम्प्लेक्स की देनी होती है। क्या दोगे, एजिथ्रोमाइसिन दे दोगे। क्लैमिडिया के लिए आप ड्रग इस्तेमाल करते हैं एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन, जबकि गोनोरिया के लिए सेफ्ट्राक्सोन देते हैं। जब गोनोरिया का इन्फेक्शन होता है तो सेफ्ट्राक्सोन प्लस एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन दोनों देते हैं। टाइफाइड के लिए जो बेस्ट ड्रग है वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। सही हो गया, ओके। जो क्विनिन इस्तेमाल होती है मलेरिया में वो क्या करवा सकती है, हाइपोग्लाइसीमिया करवा सकती है। इसके अलावा लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम करवा सकती है, हाइपोग्लाइसीमिया और लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम। दैट इज वाई मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज मैंडेटरी होता है और ईसीजी करानी होती है। मलेरिया की प्रोफाइलैक्सिस कराना एंडेमिक एरियाज में, एंडेमिक एरियाज में क्लोरोक्विन की रेजिस्टेंस होती है तो इसमें एमडीएम देना होता है, मेफ्लोक्विन है, डॉक्सीसाइक्लिन और मैलारोन आपने देना होता है। लाइक सफ़र करने से 2 से लेकर 3 हफ्तों पहले और 4 हफ्तों तक। तो 3 हफ्तों पहले और 4 हफ्तों तक ये आपने एमडीएम देना है, मेफ्लोक्विन है, डॉक्सीसाइक्लिन और मैलारोन है। नेक्स्ट है सेकेंडरी सिफिलिस होता है। प्राइमरी सिफिलिस में तो पेनलेस चैनकर होता है और पेनलेस लिम्फोडेनोपैथी होती है। सेकेंडरी सिफिलिस में पेनलेस जनरलाइज्ड रैश होता है पाम और सोल पर। इसको डिफरेंशिएट करना होता है पिट्रियासिस रोज़ेसी से। पिट्रियासिस रोज़ेसी के अंदर पाम और सोल पे रैश नहीं देखने को मिलता, जबकि जबकि पिट्रियासिस रोज़ेसी में हिराल्ड ओवल पैच देखने को मिलता है और क्रिसमस ट्री अपीयरेंस देखने को मिलती है। कोलेट्री और क्रिसमस ट्री अपीयरेंस होती है और ओवल पैच होता है। नेक्स्ट स्ट्रॉबेरी टंग है और फोर्शाइमर स्पॉट्स है। फोर्शाइमर स्पॉट्स हमने पढ़ा था लाइक रूबेला के अंदर होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉबेरी टंग उसमें नहीं होती। स्ट्रॉबेरी टंग है, फोर्शाइमर स्पॉट्स है और सैंड पेपर रैश है। सैंड पेपर रैश स्कारलेट फीवर में होता है और ये जो रैश होता है पाम और सोल्स को इन्वॉल्व नहीं होता, वो बल्कि ये जब ये डिस्क्रिमिनेट होता है तो रैश गायब हो जाता है। जबकि पिट्रियासिस रोज़ेसी में भी पाम और सोल पे रैश नहीं होता, उसमें ओवल पैच होता है विद क्रिसमस ट्री अपीयरेंस है। अगर टीबी आइसोनियाज़िड रिफेम्पिन दोनों से रेजिस्टेंट है तो एमडीआर होता है। अगर आइसोनियाज़िड रिफेम्पिन से रेजिस्टेंट है, फ्लोरोक्विनिलोन से और सेकंड लाइन ड्रग में से किसी रेजिस्टेंट है तो एक ईडीआर होता है। अब सेकंड लाइन के अंदर कैप्रियोमाइसिन, एमिकासिन और कानामाइसिन आ जाती है। अगर टीबी मेनिंजीज को इन्वॉल्व कर रहा है या किसी फ्लूइड कैविटी को इन्वॉल्व कर रहा है, फॉर एग्जांपल प्लूरल एफियन है, पेरिकार्डियल एफियन है या साइटिस करवा रहा है तो स्टेरॉइड ऐड करने होते हैं इन्फ्लेमेशन में या पानी भर गया किसी जगह पर। इसके बाद सफाई चेंज हो गया सारा का। चलो जितना है उससे काम चलाते हैं। व्हाट काइंड ऑफ निमोनिया डू यू सस्पेक्ट इन होमलेस अल्कोहलिक पेशेंट। होमलेस अल्कोहलिक पेशेंट है उसमें एस्पिरेशन निमोनिया देखने को मिलता है। अब एस्पिरेशन निमोनिया एंटेरिक ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होता है। अल्कोहलिक होमलेस पेशेंट में एस्पिरेशन निमोनिया होता है। अब इसमें एनारोब्स होती है, बैक्टीरियोइड्स है, इकोलाई है और स्टेफिलोकोकाई होता है। अगर क्लैप्सिला जब सोचना है, जब स्पुटम के अंदर रेड कुरेंट जेली स्पुटम है या थिक म्यूकॉइड कैप्सूल है, थिक म्यूकॉइड कैप्सूल है और रेड कुरेंट जेली स्टूल
तो इस केस में आपने क्लेप्सिला को रखना होता है। इसके बाद है कि क्लासिकल पैटर्न ऑफ चेस्ट पेन इन एमआई। तो एमआई में चेस्ट पेन का क्या पैटर्न होता है? एमआई में क्रशिंग या प्रेशर सेंसेशन देखने को मिलती है। सबस्टर्नल पेन होता है जो कि शोल्डर पे, आर्म पे और जाँ पे रेडिएट करता होता है। अब ये पेन पाल्पेशन पे रिप्रोड्यूसिबल नहीं होता, टच करोगे पेन नहीं होगा। और पेशेंट जिनमें एमआई होता है वो नाइट्रोग्लिसरीन से ठीक नहीं होता, लेकिन स्टेबल एंजाइना का जो पेन होता है वो सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन से ठीक हो जाता है। एमआई का पेन 30 मिनट से ज़्यादा का होता है, एंजाइना के पेन 30 मिनट से कम का होता है। इसके बाद है टेस्ट टू डायग्नोस एमआई। तो एमआई के अंदर सबसे पहले रेस्टिंग ईसीजी करानी होती है, जिसमें क्या-क्या देखेंगे इसमें टी वेव इन्वर्जन देखते होते हैं, क्यू वेव देखते होते हैं। इसके अलावा एसटी सेगमेंट में चेंजेस देखने को मिल सकती है। जो क्यू वेव होती है वो प्रीवियस एमआई को शो करते होते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड इज कार्डिक बायोमार्कर। कार्डिक बायोमार्कर में जो सबसे पहले आता है वो मायोग्लोबिन होता है, जो सबसे लेट होता है वो एलडीएच होता है। रीइंफेक्शन को डायग्नोस करने के लिए सीटीएम भी होता है, और जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो सिंपली क्या होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रोपोनिन टी एंड ट्रोपोनिन आई होता है। तो ट्रोपोनिन जो देखते होते हैं मेनली सीरियल ट्रोपोनिन्स देखते होते हैं, और हर 8 घंटों के बाद करते हैं, यानी एक दिन में 3 मरतबा ट्रोपोनिन्स करवाने हैं हर 8 घंटों के बाद। जो ट्रोपोनिन्स होती है ये 24 घंटों से ज़्यादा तक एलिवेटेड देखने को मिलते हैं। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे करा लोगे तो उसमें हार्ट फेलियर के क्लिनिकल साइन सिम्टम मिल सकते हैं, लाइक कार्डियोमेगाली है, पल्मोनरी वास्कुलर कंजेशन है। इकोकार्डियोग्राफी में वेंट्रिकुलर वाल मोशन एब्नॉर्मैलिटीज है, लाइक हाइपोकाइनेसिया, डिस्काइनेसिया, एकाइनेसिया होता है। नेक्स्ट है कि एमआई वाले पेशेंट में क्या फिजिकल फाइंडिंग देखने को मिलती है। एमआई वाले पेशेंट डायफोरेटिक होते हैं, स्वेटिंग हो रही होती है, एंशियस होती है क्योंकि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन चल रही है। तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से पेल होता है, टिकिपनिया होता है, टैकीकार्डिया होता है, एंशियस होता है और डायफोरेटिक होता है। इसके अलावा नोज़िया और वॉमिटिंग भी देखने को मिलती है। अगर कोई लार्ज हार्ट अटैक होगा तो हार्ट फेल भी हो सकता है। जब हार्ट फेल होगा तो बायलैटरल पल्मोनरी क्रेपिटेशन आपको सुनाई देगी, और नेक वेन डिस्टेंडेड हो सकती है जो कि राइट हार्ट फेल को इंडिकेट करती होती है। S3 S4 साउंड हो सकती है। S3 लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की वजह से होती है, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग की वजह से होती है। S4 एट्रियल किकिंग की वजह से होती है, ये हाइपरट्रॉफिक वेंट्रिकल्स में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है कि व्हाट हिस्टोरिकल पॉइंट्स फॉर डायग्नोसिस ऑफ एमआई। तो एमआई में आपको एंजाइना या प्रीवियस चेस्ट पेन की हिस्ट्री मिलती है, मर्मर्स की हिस्ट्री देखने को मिलती है। इसके अलावा कोई मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं, लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाइपरलिपिडीमिया है, या कोई और कोमॉर्बिड कंडीशन होती है। स्टेबल एंजाइना के अंदर क्या होता है, स्टेबल एंजाइना का जो पेन होता है वो 4 ई से बढ़ जाता है। वो 4 ई होती है, एक्सर्शन है, ईटिंग है, इसके अलावा इमोशनल स्ट्रेस है और एक्सपोजर टू द कोल्ड वेदर है। और रेस्ट लेने से और सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन लेने से ठीक हो जाता होता है। और जो पेन होता है वो प्रेशर या स्क्वीजिंग फॉर्म का होता है, सबस्टर्नल एरिया में होता है। वंस अगेन शोल्डर पे, नेक पे और जाँ पे रेडिएट करता होता है। नेक्स्ट आगे चलते होते हो, साथ में आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, डायफोरासिस और नॉज़िया भी आपको देखने को मिल सकता है। अब ये जो पेन होता है एंजाइना का, वो नाइट्रोग्लिसरीन से ठीक हो जाता है। तो रेस्टिंग ईसीजी करा लोगे तो वो नॉर्मल होती है, लेकिन जब स्ट्रेस ईसीजी करा लोगे, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट करा लोगे, उसमें एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होता है। और अगर कोई पेन नहीं है, रेस्टिंग ईसीजी नॉर्मल होती है। पेन 30 मिनट से कम का ड्यूरेशन होता है, सबलिंगुअल नाइट्रेट लेने से ठीक हो जाता है, या कभी कभार ये अनस्टेबल एंजाइना या एमआई करवा सकता है। नेक्स्ट है वेरिएंट एंजाइना या प्रीइंस्मिटल एंजाइना। अब ये रेयर एंजाइना होता है, इसमें रेस्टिंग पेन देखने को मिलता होता है, और ये फीमेल स्मोकर में देखने को मिलता होता है। रेस्टिंग पेन है, दैट मींस अनरिलेटेड टू द एक्सर्शन है, और ये वही एंजाइना है जिसमें एसटी सेगमेंट एलिवेशन होती है। एंजाइना है तो कार्डिक एंजाइम नॉर्मल हो गई। मेन कॉजेस कोरोनरी आर्टरी वेसोस्पाज्म होता है। प्रीइंस्मिटल एंजाइना में आपने नाइट्रोग्लिसरीन और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इस्तेमाल करनी होती है, लेकिन बीटा ब्लॉकर कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी। साइलेंट एमआई ऐसा एमआई जिसमें चेस्ट पेन नहीं होता, उनके सिम्पटम में क्या होगा, कंजस्टिव हार्ट फेलियर होगा, हार्ट फेलियर वाले सिम्पटम हो गए, शॉक होगा, कंफ्यूजन या डिलीरियम देखने को मिलता है। अब जो साइलेंट एमआई होता है बूढ़े पेशेंट में देखने को मिलता है। इसके अलावा डायबिटिक न्यूरोपैथी में देखने को मिलता है। माइट्रल स्टेनोसिस में S1 लाउड होती है, मिड डायस्टोलिक मर्मर होता है, एपेक्स पे होता है, ओपनिंग स्नैप होती है। जितना ओपनिंग स्नैप S2 के करीब आ जाएगा उतना माइट्रल स्टेनोसिस सीवियर होता है, लाउड S1 होता है। इसके अलावा माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाती है। माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रोफी होती है, जिसमें पी माइट्रल होता है। और लास्ट में पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी हो सकती है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन के अंदर लेफ्ट पैरास्टर्नल ही पॉजिटिव आती है, लाउड P2 आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एमआर, माइट्रल रिगर्जिटेशन। माइट्रल रिगर्जिटेशन में क्या होता है कि वन सेकेंड S1 साउंड सॉफ्ट होती है, पैन सिस्टोलिक मर्मर होता है जो कि एक्सिला पे रेडिएट करता होता है। लेफ्ट एट्रियम की हाइपरट्रोफी होती है, कैसे पता लगेगा, ईसीजी पर पी माइट्रल होगा। पल्मोनरी हाइपरटेंशन और लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हो सकती है। एरोटिक स्टेनोसिस के अंदर सैड होता है, सैड सिनकोपी, अंजाइना और डिस्निया देखने को मिलता होता है। साथ में लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो सकता है। इसमें जो मर्मर होता है वो इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर होता है, अयोर्टिक एरिया में होता है। अब अयोर्टिक एरिया कौन सा होता है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस राइट साइड पे होता है, जो कि कैरोटिड पे रेडिएट करता है। स्लो राइजिंग पल्स होती है, दिस इज कॉल्ड पल्सस पैरवास टार्डस। S3 S4 साउंड सुनाई देती है। नेक्स्ट अयोर्टिक रिगर्जिटेशन। अयोर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर अर्ली डायस्टोलिक मर्मर होता है, डी क्रिसेंडो मर्मर होता है, एपेक्स पे सुनाई देता है, और ये कहीं रेडिएट नहीं करता होता। इसमें पल्स प्रेशर वाइडेंट होता है, यानी डायस्टोलिक प्रेशर कम हो जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होती है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट साइंस देती है, लाइक कोरिकॉन पल्स, वाटर हैमर पल्स, लाइक ट्रोबे साइन, ड्रोजियस साइन, मुलर साइन, मुसर्ट साइन।
नेक्स्ट है माइट्रल प्रोलैप्स। माइट्रल प्रोलैप्स में मिड सिस्टोलिक क्लिक होती है और लेट सिस्टोलिक मर्मर होता है। मिड सिस्टोलिक क्लिक और लेट सिस्टोलिक मर्मर देखने को मिलता है। और पैनिक इसके अलावा पैनिक डिसऑर्डर एब्रीवेशन यहाँ पे लिखी हुई है। पैनिक डिसऑर्डर लाइक एट्रियल फिब्रिलेशन, लेफ्ट एट्रियल, अच्छा ये सारी एब्रीवेशन लिखी हुई है। अच्छा, जो माइट्रल प्रोलैप्स होता है मिड सिस्टोलिक क्लिक होती है और लेट सिस्टोलिक मर्मर होता है, और ये लेट सिस्टोलिक मर्मर पैनिक डिसऑर्डर भी करवा सकता है। यहाँ पे सारी एब्रीवेशन है। माइट्रल स्टेनोसिस का जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ रूमेटिक फीवर होता है, इसमें लेफ्ट हार्ट फेलियर के साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। क्या होते हैं? डिस्निया, ऑर्थोपनिया और प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया होता है। माइट्रल रिगर्जिटेशन रूमेटिक फीवर की वजह से हो सकती है या फंक्शनल हो सकती है। एमआई हुआ, कैपिलरी मसल रप्चर हो गया, जिसकी वजह से डिस्निया, ऑर्थोपनिया और प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया देखने को मिल सकता होता है। इसके बाद है लाइक यहाँ पे एक एमसीक्यू पॉइंट मिसिंग है, तो ऐसे चले जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नीनो नीनो के सवाल स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसके बाद है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, तो पार्किंसन है। पार्किंसन और न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम है, यानी ये कॉम्प्लिकेशन लिखी हुई है लाइक उसकी एंटी साइकोटिक की। तो किसी को शिजोफ्रीनिया होता है तो उसके लिए टिपिकल एंटी साइकोटिक इस्तेमाल करते हैं, डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। लेकिन उन ड्रग के साइड इफेक्ट में पार्किंसन, एकैथीसिया, टार्डिव डिस्काइनेसिया और क्या हो सकता है, एक्यूट डिस्टोनिया हो सकता है और हाइपरप्रोलेक्टेमिया हो सकता है। अब पार्किंसन है, पार्किंसन को ठीक करने के लिए एंटीकोलिनर्जिक ड्रग इस्तेमाल करते हैं लाइक बेंजट्रोपिन या ट्राइहेक्साफेनिडाइल है। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम है, इसको कैसे ठीक करते हैं? डेंट्रोलिन से और डायजेपाम से। हाइपोप्रोलैक्टिनेमिया, तो इसमें क्या होता है? एमिनोरिया, गैलेक्टोरिया और इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इफेक्ट हो सकते हैं। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे क्या हो सकता है? एंटीकोलिनर्जिक हो सकता है, एंटीहिस्टामिन या अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकेड है। इसके बाद अगर कोई भी पेशेंट है जिसको रेस्ट आईसीपी है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा हो चुका है या हेड का ट्रॉमा है, तो लंबर पंक्चर अवॉइड करना होता है, बिकॉज रेस्ट आईसीपी के केस में ब्रेन की एडमिशन हो सकती है। तो जब भी हेड का ट्रॉमा सस्पेक्टेड है या रेस्ट आईसीपी है, तो सबसे पहले नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन करा लेना है और फिर आपने लंबर पंक्चर करना होता है अगर कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन नहीं है। नेक्स्ट है पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास है और हाइपोटेंशन है। पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास, हाइपोटेंशन, दैट मींस शॉक हो चुका है। पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास एब्डोमिनल एयोटिक एनेरिज्म में देखने को मिलता होता है, सही है। और अगर हाइपोटेंशन है, पल्स ज़्यादा हो गई है, दैट मींस रप्चर्ड एब्डोमिनल एयोटिक एनेरिज्म है। और इसके लिए आपने क्या करनी है? आपने इमीडिएट लेप्रोटमी करनी होती है, क्योंकि उसका 90% मोर्टेलिटी रेट होता है। फॉरन सर्जिकल रिपेयर करना होता है। क्रिप्टोकार्टिज्म है, क्रिप्टोकार्टिज्म टेस्टिकुलर कैंसर करवा देता है। मोस्ट कॉमन जो कैंसर होता है वो सेमिनोमा होता है। ट्रीटमेंट क्या होगा? सर्जिकल रिट्रीवल होगा, यानी जितना जल्दी ऑर्किडोपैक्सी कर सके विद इन अ ईयर, 6 से लेकर 12 महीनों पे करते होते हैं। नेक्स्ट है बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया। ये एक्यूट रीनल फेलियर की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता है। कैसे? बीपीएच ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन करवाता है, जिसकी वजह से बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगा अल्ट्रासाउंड के ऊपर। और बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस की वजह से पोस्ट रीनल एजोटीमिया हो जाएगा। इस केस में आपने ब्लैडर की कैथेटराइजेशन करनी है और बाद में बीपीएच की सर्जरी करनी है, जो कि टर्प होती है। और टर्प की कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन और टर्प सिंड्रोम, जिसमें हाइपोनेट्रीमिया होता है। इसके बाद है कि इंपॉर्टेंस होती है। जो इंपॉर्टेंस होती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन को कहते हैं। तो ये फिजिकल हो सकती है या साइकोजेनिक हो सकती है। फिजिकल में कोई सिकल सेल एनीमिया की हिस्ट्री है या ड्रग्स यूज कर रहा है, या साइकोजेनिक के अंदर क्या होता है कि कोई डिसफंक्शन पार्टिकुलर कंडीशन में देखने को मिलता है। इसके बाद है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स बहुत सारी मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट करवाती है। फॉर एग्जांपल थायराइड डायूरेटिक हाइपरटेंशन में इस्तेमाल करते हैं। ये कैल्शियम की रिटेंशन कराती है, हाइपरग्लाइसीमिया करवा देती है। और ये हाइपरग्लाइसीमिया करवा देती है। हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरयूरिसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया और हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोक्लीमिया, मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस है और हाइपोवोलीमिया करवा देती है। और चूंकि ये सल्फा ड्रग है तो ये सल्फा एलर्जी को पहले चेक करना होता है। नेक्स्ट है लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक भी सोडियम को कम कर देती है, पोटेशियम को कम कर देती है, हाइड्रोजन को कम कर देती है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस हो जाएगा और ये ज़्यादा पोटेंट होती है। मतलब ये ज़्यादा हाइपोवोलीमिया करवा देती है, ज़्यादा हाइपोनेट्रीमिया करवा देती है। इसके अलावा लूप डायूरेटिक ऑटोटॉक्सिक और नेफ्रोटॉक्सिक होती है और कैल्शियम को एक्सक्रीट करवा देती है, विद द एक्सेप्शन ऑफ एथाक्राइनिक एसिड। एथाक्राइनिक एसिड सल्फा ड्रग नहीं होती, दैट इज वाई आपने दोबारा सल्फा ड्रग से रिलेटेड एलर्जी को चेक कराना होता है। इसके बाद है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन करा देते हैं, तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवा देते हैं। पोटेशियम स्पेरिंग डायबिटिक स्पाइरिनोलैक्टोन, ये इस्तेमाल होती है। स्पाइरिनोलैक्टोन ये अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होती है, तो ये अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट इस्तेमाल होती है इन केस अगर कोई कॉन सिंड्रोम होता है। लेकिन स्पाइरिनोलैक्टोन की वजह से गायनिकोमास्टिया और हाइपरकालेमिया हो सकता है। नेक्स्ट है एस्पिरिन और एनसेड्स। एस्पिरिन या एनसेड की क्या साइड इफेक्ट होती है? जीआई में ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, गैस्ट्रिक अल्सर देखने को मिल सकती है और रीनल डैमेज हो सकता है। अब रीनल डैमेज के अंदर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है, और जब भी इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होता है तो इसमें फीवर, आर्थराल्जिया, रैश की हिस्ट्री मिलती है और इओसिनोफिलिया भी देखने को मिलते हैं। और रीनल पैपिलरी नेक्रोसिस ये भी एनसेड की वजह से होता है। एलर्जी हो सकती है, प्लेटलेट डिस्फंक्शन हो सकती है, सही हो गया। और इसको रिवर्स करने के लिए रिवर्सिबल डिस्फंक्शन विद एनसेड्स है। इसके अलावा राइस सिंड्रोम भी हो सकता है। राइस सिंड्रोम है कि किसी बच्चे को वायरल इन्फेक्शन है, उसने एस्पिरिन इस्तेमाल कर लिया है, तो एक्यूट एंसेफेलोपैथी, एक्यूट लिवर फेलियर इन पेशेंट ऑफ वायरल इन्फेक्शन, तो उसको राइस सिंड्रोम कहते हैं। एस्पिरिन ओवरडोज ये
दोनों चीज़ें करवा सकती है। इनिशियली रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस करवाती है और लेट मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवा देती होती है। इसके बाद है कि सेलुलर शिफ्ट की वजह से जो एल्किलोसिस और एसिडोसिस ये पोटेशियम को अफेक्ट करते हैं। एक बात याद कर लेनी है कि जब हाइड्रोजन कम है तो इसका मतलब है पोटेशियम भी कम है, यानी एसिडोसिस है तो हाइपरकैलेमिया, और अगर एल्किलोसिस है तो हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है। यानी एल्किलोसिस है तो हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। सही है। अगर इस सेटिंग में अगर ऐसा होता है कि अगर पीएच खराब है तो इस केस में क्या करना है, पीएच को ठीक करना होता है, ना कि कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम को, क्योंकि पीएच को ठीक करेंगे तो ये शिफ्ट सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैग्नीशियम की डिप्लीशन है तो हाइपरकैल्सीमिया और हाइपोकैलेमिया हो सकता है, और इस केस में आपने पहले मैग्नीशियम को ठीक करना है। इन शॉर्ट कि अगर मैग्नीशियम कम हो या पीएच अल्टरेशन हो या पीएच ज़्यादा हो या मैग्नीशियम कम हो तो हाइपरकैल्सीमिया या हाइपोकैल्सीमिया या हाइपोकैलेमिया देखने को मिल सकता है। अब फॉल्स लेबोरेटरी फाइंडिंग ऑफ हाइपरकैलेमिया, तो यानी फॉल्स लेबोरेटरी फाइंडिंग क्या-क्या देखने को मिल सकती है? लाइक अगर हेमोलिसिस है तो हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा। अगर प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में ये फॉल्स फाइंडिंग है। प्रेगनेंसी में आपको ईएसआर का लेवल ज़्यादा मिलता है और अल्कलाइन फॉस्फेटेज का मिलता है। दोनों प्लेसेंटा की वजह से होती है। एल्ब्यूमिन का लेवल हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया किस केस में होती है? हाइपोकैल्सीमिया में आपको देखने को मिलती होती है, ठीक है? यानी सॉरी, अगर एल्ब्यूमिन कम है तो कैल्शियम भी कम होगा। क्यों? क्योंकि एल्ब्यूमिन कैल्शियम से बाइंड नहीं करेगी और कैल्शियम सारा यूरिन के अंदर चला जाएगा। और हाइपरग्लाइसीमिया, अगर हाइपरग्लाइसीमिया है तो आपको हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिल सकता होता है। ठीक हो गया? क्योंकि बॉडी क्या करती है, पीएच को मेंटेन करना, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करती है, तो वो सोडियम को निकाल देती है, पीएच करूँ ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए। तो हेमोलिसिस में हाइपरकैलेमिया फॉल्स होता है, प्रेगनेंसी में एलिवेटेड ईएसआर और अल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया में लाइक सिरोसिस में हाइपोकैल्सीमिया होता है, और हाइपरग्लाइसीमिया लाइक डीके में हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है। एमआई की क्या चीज़ फाइंडिंग होती है? सबसे पहले टी वेव इन्वर्जन देखने को मिलती है, एसटी सेगमेंट एलिवेशन देखने को मिलती है। एसटी सेगमेंट एलिवेशन का मतलब है इन्फाक्शन, और डिप्रेशन का मतलब है इस्कीमिया। और जो क्यू वेव्स होती है वो सेगमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होती है, ठीक है, और प्रीवियस एमआई को शो करती है। अगर लीड 2-3 एवीएफ है तो इंफीरियर वाला एमआई होता है। एसटी सेगमेंट डिप्रेशन आपको रेसिप्रोकल लीड्स में देखने को मिलेगा। लाइक अगर 2-3 एवीएफ में एसटी सेगमेंट एलिवेशन है तो बाकी लीड्स में आपको एसटी सेगमेंट की डिप्रेशन देखने को मिलता है। ड्रग्स विच आर यूजफुल इन द सेटिंग ऑफ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, तो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में कौन कौन से ड्रग बेनिफिशियल होती है? लाइक आप पेशेंट को ठीक कर देते हैं, इमरजेंसी में मैनेज कर लेते हैं, तो आपने उसके बाद एस्पिरिन देनी होती है, मॉर्फिन देनी होती है, वैसे निमोनिक है मोना, एम से मॉर्फिन, ओ से ऑक्सीजन, एन से नाइट्रेट और ए से एस्पिरिन होती है। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर देते हैं, ए से एस्पिरिन, ए से एस इनहिबिटर है, बी से बीटा ब्लॉकर है, सी से क्लोपिडोग्रेल आ जाती है। ओके, इसके अलावा ए से एंटीप्लेटलेट भी आ जाती है। इसके अलावा स्टेटिन्स देते होते हैं, हेपरिन देते होते हैं, टीपीए देते होते हैं। इसके बाद है वर्ड एसोसिएशन, नॉट 100% लेकिन आपको गैस में दे सकते हैं। लाइक अगर फ्रिक्शन ज़्यादा है सिनेरियो में तो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में होता है। कुस्मल ब्रीथिंग डीप रैपिड ब्रीथिंग है, डीके में होती है। केसर फ्लैशर रिंग आइज में विल्सन डिजीज में होती है। बाइट आउट स्पॉट विटामिन ए डेफिशिएंसी में देखने को मिलती है। चारी रेड स्पॉट्स ऑन द मैक्यूला, लेकिन हेपाटोसप्लीनोमेगाली नहीं है। चेरी रेड स्पॉट्स और मैक्यूला लेकिन हेपाटोसप्लीनोमेगाली नहीं है तो टेस्ट आ जाएगा। सही है। और अगर डेंड्रेटिक कॉर्नियल अल्सर है तो ये क्या इंडिकेट करती है? वन सेकेंड यहाँ पर। अच्छा, डेंड्रेटिक कॉर्नियल अल्सर ये आपको देखने को मिलते होते हैं। डेंड्रेटिक अल्सर उसमें हर्पीज सिम्प्लेक्स की वायरस के इन्फेक्शन में आपको देखने को मिलते होते हैं डेंड्रेटिक अल्सर। अब वन सेकेंड, इसमें थोड़ी तरतीब भी सही नहीं है पीडीएफ वगैरह की, तो लाइक मैं एक मिनट देख लेता हूँ। 294, 295, 294, 295 हज़ारों में चला गया है तो 294, एक मिनट, 296 आ गया यहाँ पर। एमसीक्यू पॉइंट कौन सा था? ये वाला 448 है, 294 है, इसके बाद टेस्ट एजर, इसके बाद सीधा 296 आ गया। पॉइजन्स और मेडिकेशन एंटीडॉट है। ओके, अब जो तरतीब है उसी को फॉलो कर लेते हैं। अब जो डिस्टल इंटरफ्लेंजल जॉइंट होता है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में स्पेयर्ड हो जाता है, जबकि डिस्टल इंटरफ्लेंजल जॉइंट होता है डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज में लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस में इन्वॉल्व होता है। फैल्टी सिंड्रोम में रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सप्लीनोमेगाली है और न्यूट्रोपीनिया है, जबकि कैप्लान सिंड्रोम में रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, लाइक रूमेटॉइड नोड्यूल है और कोल वर्कर नीमोकोनियोसिस देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो डेथ होती है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से होती है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन रेटिनल टॉक्सिसिटी करवा देती है, तो आपने डायलेटेड आई एग्जामिनेशन कराना होता है। वारफेरिन प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। क्रस सिंड्रोम लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा को बोलती है। कैल्सिनोसिस रेनॉल्ड सिंड्रोम इसोफेजियल डिसमोटिलिटी स्क्लेरोडेक्टाइली ओटिलैंजेक्टेसिया होता है। तो वही क्रस्ट है वर्सेस स्क्लेरोडर्मा, तो क्रस्ट तो ऑलमोस्ट हो गया है, सही है। और जो क्रस्ट सिंड्रोम होता है ही कैल्सिनोसिस रेनॉल्ड फिनोमिना इसोफेजियल डिसमोटिलिटी स्क्लेरोडेक्टाइली ओटिलैंजेक्टेसिया, लेकिन जब ये इंटरनल विसरा को इन्वॉल्व करना शुरू कर देता है, लाइक हार्ट्स को, लंग को, किडनी को, इंटरनल विसरा को इन्वॉल्व करता है, उसको सिस्टमिक स्क्लेरोसिस कहते होते हैं। अब स्क्लेरोडर्मा में क्रस्ट सिंड्रोम भी होता है लेकिन आपको ऑर्गन डिसफंक्शन भी देखने को मिलता होता है। अब जो क्रस्ट सिंड्रोम है वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन करवाता है, यानी लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा पल्मोनरी हाइपरटेंशन करवाता है।
जबकि जो डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा होता है वो क्या करवाता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, इसके अलावा स्क्लेरोडर्मा रीनल क्राइसिस करवाता होता है। ग्रस सिंड्रोम एंटी सेंट्रोमेयर होती है और डिफ्यूज में आपको एंटीट्रोपोइसोमर्स एंटीबॉडी होती है। डर्मेटोमायोसाइटिस मैलिग्नेंसी से एसोसिएटेड होता है। अब जो मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी होती है उसका निमोनिक है गोला, जीआईटी, जी से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ओ से ओवरी, एल से लंग्स और एल से लिम्फोमा, गोल से रट्टा मार लो बल्कि, या एलओजी लॉग से लिम्फोमा, लंग्स है, ओवरी और जीआईटी है। शॉगरेन सिंड्रोम रूमेटॉइड आर्थराइटिस से एसोसिएटेड होता है। एसएलई और किन किन से एसोसिएटेड होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अलावा एसएलई के साथ हो सकता है। शॉगरेन सिंड्रोम प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस के साथ एसोसिएटेड होता है। पोलीमायोसाइटिस और हाशिमोटो है, ये सारे ऑटोइम्यून होते हैं। शॉगरेन सिंड्रोम में क्या होगा, ड्राई माउथ होगा, ड्राई आईज होगी, जीरोस्टोमिया जीरोसिस देखने को मिलेगा। और आईज में क्या होगा, आईज काफी ज्यादा, कहने का मतलब है ड्राई हो जाएगी, तो ऐसा लगता है कि सैंड इन द आईज है, और बर्निंग और इचिंग देखने को मिलती है। इसको बोलते हैं केराटोकंजंक्टिवाइटिस का। जो बेस्ट इनिशियल टेस्ट होता है वो शिल्मर टेस्ट होता है, एंड द मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट इज लिप और पैरोटिड ग्लैंड बायोप्सी। नेक्स्ट इज पोलीआर्थराइटिस नोडुजा। पोलीआर्थराइटिस नोडुजा इज अ डिजीज ऑफ स्मॉल और मीडियम साइज आर्टरीज है, जो कि डिफ्यूज वास्कुलाइटिस करवाता होता है। अब ये जो स्मॉल मीडियम साइज वास्कुलाइटिस होता है हर जगह को इन्वॉल्व करता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन को सपेयर कर देता है और ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में करवाता है। हेपेटाइटिस बी और सी से एसोसिएटेड होता है, लंग्स इसमें सपेयर हो जाते हैं। वैगनर ग्लोमेरुलोमेटोसिस में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक और रीनल इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलती है। बेस्ट इनिशियल टेस्ट सीएन का होता है और जो मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट होता है वो रीनल बायोप्सी होती है। नेक्स्ट है हिनोज शोलेन परपरा, ये बच्चों में देखने को मिलता है। इसमें एचएसपी में क्या होता है, जीआईटी के सिम्टम देखने को मिलते हैं, लाइक आपको एब्डोमिनल पेन होगा, ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, इंटरसेप्शन आपको देखने को मिल सकता है। स्किन पे आपको पाल्पेबल परपरा होते हैं, नॉन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा होते हैं। जॉइंट्स पे आर्थराल्जिया होता है और रीनल में हिमाचूरिया होगा। मोस्टली ये क्लिनिकल डायग्नोस होता है, लेकिन आप बायोप्सी लोगे तो इसमें आपको मेसेंजर आईजी डेपोजिशन देखने को मिलेगी। द थ्री टाइप ऑफ सीरो नेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थरोपैथी, तो वो कौन कौन सी होती है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, सोरियोटिक आर्थराइटिस है और रिएक्टिव आर्थराइटिस होता है। सही है। अब ये जो होते हैं ना, लाइक निमोनिक होता है पेयर, सोरियोटिक आर्थराइटिस, एंटीरियोपैथिक एसोसिएटेड आर्थराइटिस, एनकाइलोजिंग और रिएक्टिव आर्थराइटिस होता है। अब ये जॉइंट पेन कराते होते हैं, मेल्स में इन्वॉल्व होता है, 40 साल से नीचे वाले में देखने को मिलते हैं। स्पाइन और लार्ज जॉइंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। सीरो नेगेटिव, डेट मीन्स के ये क्या होती है, सीरो नेगेटिव मतलब रूमेटॉइड फैक्टर इसमें नहीं होता, और इसमें आपको एंथीसाइटिस भी देखने को मिलता है। जहां पर लिगामेंट अटैच होते हैं बोन से वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है हड्डी की, एंथीसाइटिस देखने को मिलता है। नेगेटिव होते हैं, स्पाइन्स को इन्वॉल्व करते हैं, मेल्स में होते हैं अंडर द 40। यूवाइटिस सब में देखने को मिलता है, एचएलए बी27 से एसोसिएशन होती है। नेक्स्ट एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में अपने बैक पेन को देखना है, वर्सन बाय रेस्ट और रिलीफ बाय एक्टिविटी। सही हो गया, ओके। तो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में लो बैक पेन होगा, रेस्ट से खराब हो जाएगा, एक्टिविटी से ठीक हो जाएगा। बैम्बू स्पाइन मिलता है, बैम्बू स्पाइन क्या होता है, फाइन सिमेट्रिकल ब्रिजिंग सिंटेस्मा फाइट्स होते हैं। सोरियोटिक आर्थराइटिस में सोसेज शेप डिजिट मिलती है ड्यू टू एंथीसोपैथी, एंथीसोपैथी की वजह से सोसेज शेप डिजिट्स मिलेगी, उनको लाइसिस भी देखने को मिल सकता है। नेल की पिटिंग भी देखने को मिलती है, तो सोसेज शेप डिजिट्स, नेल की पिटिंग है, और पेंसिल इन अ कप डिफॉर्मिटी ये एक्सरे में देखने को मिलती है। रिएक्टिव आर्थराइटिस जिसको रिटर सिंड्रोम कहते हैं, इसमें आर्थराल्जिया होता है, यूरिथराइटिस होता है और कंजंक्टिवाइटिस देखने को मिलता है, यानी जेनिटल प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बिस्फॉस्फेनेट ऑस्टियोपोरोसिस को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती है। बिस्फॉस्फेनेट एक और जगह पे भी इस्तेमाल होती है, कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में। सही हो गया, कहाँ इस्तेमाल होती है, हाइपर कैल्सीमिया में। ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर होती है वेट बेरिंग बोन्स के, खासतौर पर कोलिस फ्रैक्चर और जो नेक फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर, ये आपको देखने को मिलता है। ऑस्टियोमाइलिटिस इन्फेक्शन ऑफ बोन है, स्टाफोरियस की वजह से होता है, लेकिन अगर सिकल सेल एनीमिया है तो होता है साल्मोनेला टाइफी होता है। नेक्स्ट है पेप्टिक अल्सर डिजीज के लिए जो इन्वेस्टिगेशन है चॉइस ऑफ अपर जीआई एंडोस्कोपी होती है, लेकिन सबसे पहले आप बेरियम स्टडी करा लो क्योंकि वो चीपर होती है, लेस इन्वेसिव होता है। इंपीरिकल ट्रीटमेंट क्या होता है, इंपीरिकल ट्रीटमेंट आपने स्टार्ट करना होता है अगर कोई सिम्टम टिपिकल और कोई डायग्नोस्टिक स्टडीज नहीं है, लेकिन अगर एंडोस्कोपी किया तो आपने बायोप्सी कराना गैस्ट्रिक अल्सर का, डोडिनल अल्सर की बायोप्सी नहीं लेते होते। तो ये पार्ट 1 है यहाँ तक।